हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकशाला। आज के इस सेशन में हम लोग जो जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग में एक सुबह 10 बजे क्लास अपलोड की गई थी जिसमें जो जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर के आर्टिकल्स थे वो डिस्कस किया था मैंने। इस सेशन में उसी के बेसिस पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में हमको तो एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। तो जैसा आप लोग को पता होगा, इस प्लेटफॉर्म पर रोज आप लोग को 2 करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी जिसमें पहली क्लास हमेशा मॉर्निंग में एक करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस की, दूसरी क्लास इवनिंग में जिसमें हम लोग वो पहली क्लास के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज का पहला सवाल है, with reference to Wings India 2026 event, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट, इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की। दूसरा, द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू शोकेस रीजनल कनेक्टिविटी। द थीम फोकस्ड ऑन इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट। तो विंग्स इंडिया के बारे में हम लोग उस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग उस क्लास को अभी तक नहीं देखे उनके लिए एक बार फिर से बता दूं, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेगम पेट बेगम पेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। जो लोग भी पहले की क्लास देखे होंगे इनको ये इन्फॉर्मेशन पता होगा। तो यहाँ से हमको क्या दिखता है? यहाँ से ये दिखता है सर, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू शो केस रीजनल कनेक्टिविटी, ये सर यहाँ तो न्यू दिल्ली दिया है, आपने पढ़ाया है बेगम पेट। तो इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग काट देते तो अपने पास ऑप्शन बचा ए और बी। फिर सर, सुबह की क्लास में हमने ये भी पढ़ा है, जो विंग्स इंडिया का जो ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एसोसिएशन इन एसोसिएशन विद फिक्की एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो थीम थी वो किस पे फोकस्ड थी? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई भी एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे अपने पास जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या अवेलेबल है। अगर उससे मिलता जुलता स्टेटमेंट हमको दिख रहा है तो इस स्टेटमेंट को सही और गलत करेंगे, फिर उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। और सुबह की क्लास में एक चीज और पढ़े थे, विंग्स इंडिया 2026 में जो टॉप स्टेट का अवार्ड है, टॉप स्टेट का अवार्ड किसको मिला था? टॉप स्टेट का अवार्ड किसको मिला था? तो आपने बताया था सर, उत्तराखंड को मिला था, उत्तराखंड को मिला था। और अगर सुबह की क्लास अगर जो स्टूडेंट देखे होंगे उनको ये पता होगा कि मैंने क्या बताया था। ये आपके करंट अफेयर की क्लासेस सिर्फ करंट अफेयर की नहीं है, इसमें साथ साथ आपका स्टैटिक, जीके और जीएस भी कवर होता चलेगा। तो यहाँ से एक जीएस के लिए सवाल ये बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो कई एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में, कि इधर 4 स्टेट दे देंगे एक कॉलम में, एक कॉलम में नंबर्स दे देंगे लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट। तो इसलिए हम लोग जो भी स्टेट पढ़ेंगे साथ साथ में उसकी ये चीजें भी तैयार करते हुए चलेंगे। तो उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। जिनको नहीं याद है वो याद कर लो, जिनको याद है वो रिवाइज कर लो। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उत्तराखंड असेंबली की कितनी सीटें हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं वहां पे उत्तराखंड में? तो 70 सीट्स, 70 सीट्स। तो यहाँ से ये सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग। क्या क्या पॉइंट याद करना है? पहला पॉइंट, विंग्स इंडिया 2026
कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन एसोसिएशन विद फिक्की एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरी चीज क्या याद कर दें, इसकी थीम क्या है? तो थीम क्या है? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट। फिर चौथी चीज यहाँ से क्या याद रखना है कि टॉप स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? तो उत्तराखंड को। फिर उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें? 3 सीटें। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखना, किसी न किसी रूप में ये तुम्हारे एग्जाम में जरूर काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो हिंदी दिवस से रिलेटेड है। सुबह वाली क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे पढ़े हुए थे। क्या सवाल है? इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है कि आजकल किसी भी एग्जाम में वो लीनियर क्वेश्चन का जमाना चला गया। मोस्टली एग्जामिनेशंस जितने भी पीएससीज हैं सब किस पे फोकस कर रहे हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का हमको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में यहाँ क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 10th जनवरी टू कमेमोरेट द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1975। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है सर कि जो हम लोग सुबह वाली क्लास देखे थे उसमें आपने बताया था कि 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी महासम्मेलन, पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी को कमोमरेट करने के लिए 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लगातार हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि सर ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे वॉज इनोग्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2026। नहीं सर, ये तो सरासर स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट काट देते हैं तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा? सी 1 and 3 ओनली। तीसरा क्या है? इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेशनल हिंदी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर। तो ये भी सही बात है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग हमको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले जरा ये बता दो, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो सर, आपने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अगर नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है तो पराक्रम दिवस कब होता है? पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस कब होता है? पराक्रम दिवस होता है सर 23 जनवरी को। 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। ठीक, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट डेज और डेट हैं आप लोग बीच बीच में रिकॉल किया कीजिए। जैसे अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड हिंदी डे, तो और भी जनवरी में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको एक बार हम लोग अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे कि क्या क्या याद है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स मैंने बताए हैं जनवरी का, वो सब आपको एक बार रिकॉल करना है। और हाँ, साथ में ये भी बताते चलो कि ये जो आपको इस पेज पे ये नीचे लिंक दिखेगा टेलीग्राम का क्रैकशाला, ये आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पे जो भी रेगुलर अपडेट है क्लासेस की, ये जो क्लासेस के नोट्स हैं, ये जो पीडीएफ है, ये आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, पीडीएफ तो तुम लोग डाउनलोड कर लोगे, पीडीएफ तो बहुत तेजी से डाउनलोड करते हो सभी लोग, लेकिन जब क्लास में बैठो तो थोड़ा
पेन और पेपर लेके बैठो, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको लिखते भी चलो, क्योंकि ये पीडीएफ में ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप नजर मारेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो ये टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लेना, जहाँ रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी आगे आने वाले क्लासेस की, या क्रैक साला पे और भी क्या इनिशिएटिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आगे बहुत से प्लान है, सारी अपडेट ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी फॉलो कर लेना। और ये वाला रिचुअल तो रह ही गया कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके कर दो अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी कुछ काम आ जाए। ठीक। आओ अब अगला सवाल। An Indian Army contingent has departed to participate in 18th edition of battalion level joint military exercise सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी गई हुई थी जनवरी में। तो हमको ये बताना है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है इंडिया और किस देश के बीच में होता है, इंडिया और किस देश के बीच में होता है। चार ऑप्शन अपने पास है, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड म्यांमार। तो ये भी सुबह वाली क्लास में ये पढ़ाया जा चुका है कि जो लोग को याद होगा कि सर आपने बताया था सूर्य किरण एक्सरसाइज तो इंडिया और नेपाल आर्मी के बीच में होती है, इंडिया और नेपाल आर्मी के बीच में होती है। अगर ये आपको याद है तो ये बता दो, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ये किन दो देशों के बीच में, इंडिया और यूएई के आर्मी के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो क्या बताओगे, अबू धाबी में हुई है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ऐसा हम लोगों ने सुबह वाली क्लास में पढ़ा है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। और इस एक्सरसाइज का ये सेकंड एडिशन था, सेकंड एडिशन था। पहला कब हुआ था? 2024 में। ये सारी बातें फिर से रिकॉल कर लो, ये सारी बातें फिर से रिकॉल कर लो। इंडिया और बांग्लादेश के भी बीच में एक एक्सरसाइज का नाम मैंने बताया था, क्या नाम था? संप्रीति, संप्रीति। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? संप्रीति, संप्रीति। ठीक। यहाँ पे अगर इंडिया और म्यांमार का ऑप्शन आ गया है तो ये ध्यान रखना, इंडिया और म्यांमार के बीच में होने वाले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? इम्बेक्स, इम्बेक्स। इम्बेक्स देखो नाम से पता चल जाएगा, आई का मतलब इंडिया, एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब बाईलेटरल, एक्स का मतलब एक्सरसाइज। ठीक। और इंडिया और भूटान की मिलिट्री के बीच में कोई ऐसा वो कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज का नाम है नहीं। तो ये तीन चीजें याद रखना कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, इंडिया म्यांमार के बीच में इम्बेक्स, इंडिया और नेपाल आर्मी के बीच में सूर्य किरण डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होता है? इंडियन आर्मी और, इंडियन आर्मी और यूएई की आर्मी के बीच में। बात करें एक्सरसाइज शक्ति की, कोई बता सकता है एक्सरसाइज शक्ति इंडिया का किस देश के साथ? फ्रांस, फ्रांस। यही शक्ति की जगह अगर आपसे पूछ दिया गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, तो कंफ्यूज मत होना कि शक्ति तो सर ने पढ़ाया था क्लास में फ्रांस के साथ, और गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो ये नाम कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान से देख के जाना। गरुण शक्ति अलग है और शक्ति अलग है। और यहीं पे शक्ति से मिलता जुलता एक और नाम, एक और नाम मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किसके बीच में? इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। तो अब ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा? मित्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में, जो शक्ति नाम की एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में,
जो गरुण शक्ति नाम की एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में, तो ये शक्ति वाले नाम से कंफ्यूज मत होना। बाकी डिजर्ट साइक्लोन पढ़ ही लिए हो, इंडिया और यूएई। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण का सवाल ही अभी हमने सॉल्व किया है, और इंडिया और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स जो कि नाम से पता चलता है। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये भी हम लोग सुबह पढ़ चुके हैं। ये देखो बेसिकली ये वाला जो सेशन है, जैसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रोज आपको 2 सेशन करंट अफेयर के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जिसमें पहला सेशन करंट अफेयर एनालिसिस का होगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जनवरी 2026 से स्टार्ट किए हुए आगे जो भी अपकमिंग मंथ है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, जो भी आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। और दूसरा जो सेशन हमेशा इवनिंग में होगा, उसमें आप लोग का उसी के बेसिस पे, जो पहली क्लास है उसी के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा। तो जो लोग भी रेगुलर ये कोशिश करेंगे, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर रहेंगे, वो लोग कोशिश करिएगा कि एक बार सुबह वाला सेशन देख के फिर शाम वाले सेशन में बैठे, तो आपको मजा ज्यादा आएगा। ठीक, ये सवाल करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो सीधे पेपर में जाओगे बिना सवाल किए, तो वहां कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए अभी साथ साथ में ये पहला सेशन रोज फॉलो करो, उसके बाद ये दूसरा सेशन प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए, तो धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। अभी देखो इस प्लेटफॉर्म पे भी क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस अभी रेगुलर आ रही हैं। अभी छोटी छोटी थोड़ी क्लासेस हैं, धीरे धीरे ये टाइमिंग भी बढ़ेगी। और इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहो तुम लोग कि जनवरी 2026 से लेके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ए टू जेड सारा कवरेज इन क्लासेस में किया जाएगा। ये दोनों क्लास मिला के सारा आप लोग का कवर हो जाएगा। हाँ, बस ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि इसमें कोई जादू हो जाएगा या आप लोग के दिमाग में घुस के मैं बैठा दूंगा चीजों को। उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा, ये 2 सेशन रेगुलर फॉलो करते रहो। अपने आप चीजें धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का टाइम दो, अपने आप चीजें अपने रूटीन पर सेट हो जाएंगी और आपको भी फिर मजा आने लगेगा। ठीक, तो इस सवाल पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली बुल्गारिया मार्क्ड इट्स एंट्री इनटू यूरोजोन। यूरोजोन बताया था क्या है, यूरोजोन यूरोपियन यूनियन की ऐसी कंट्री यूरो को जो कि यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो यहां हमें बताना है बुल्गारिया का कैपिटल क्या है। बुल्गारिया का कैपिटल क्या है। ये तो सर बहुत आसान सा सवाल है। सुबह आपने 2-3 बार बताया था कि बुल्गु बुल्गारिया का कैपिटल क्या होता है। बुल्गारिया का कैपिटल तो सर सोफिया होता है, सोफिया सोफिया सोफिया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यार ये बताओ, ये बुचारेस्ट 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 नाम सुने हो, किस देश की राजधानी है। तो ये है सर रोमानिया की, रोमानिया की। बेलग्राड का नाम यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। देखो क्वेश्चन अपन करते चलेंगे तो ये भी देखेंगे कि अदर जो ऑप्शन है वहां से क्या कोई पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो यहाँ मुझे लगा कि बुचारेस्ट बेलग्राड, जैसे बुल्गारिया पूछा, हो सकता है एग्जामिनर का मन ना हो वो ये पूछ ले। तो बेलग्राड किसकी राजधानी है, सर्बिया की। किसकी है, सर्बिया की। ठीक, तो ये तो याद ही रखना। और ये स्कोप्जे स्कोप्जे किसकी राजधानी है, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया, रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया। ठीक, तो कंट्री और कैपिटल से भी सवाल कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन की बात हुई है तो कल मैंने बताया था, कल मतलब आज सुबह वाली क्लास में मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने मेंबर है, 27 मेंबर। तो ये ध्यान रखना
कि यूरो जोन में तो केवल और केवल 21 मेंबर है, यूरो जोन में केवल 21 मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि यूरोपियन यूनियन की 6 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की 6 कंट्रीज ऐसी हैं, यूरोपियन यूनियन की 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी यूरो को अपनी सेंट्रल करेंसी के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है, जिन्होंने अभी यूरो को अपनी सेंट्रल करेंसी के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है। तो वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक बार नाम नोट कर लो। रोमानिया, रोमानिया, स्वीडन, पोलैंड, डेनमार्क, हंगरी, कितनी हुई? 1 2 3 4 5, और छठवीं है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। तो ये 6 देश ऐसे हैं जो अभी यूरो जोन से बाहर है। यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? क्या बताया? 1992 में, 1992 में। और जब यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, एक ट्रीटी का नाम याद रखना, मैस्ट्रिच, मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी 1992 में हुई थी, जिसके थ्रू ये यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। और मैंने बताया था, जब भी ऐसी कोई बॉडी पढ़ो, जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो, तो उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। ये कहाँ है सर? ये तो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो इतनी चीजें याद रखना। सुबह वाली क्लास में जो लोग ध्यान दिए होंगे, ब्रुसेल्स में एक और ऑर्गेनाइजेशन की राजधानी थी, नाटो। नाटो किसकी राजधानी थी? किसका हेडक्वार्टर था? नाटो का। अब एक चीज और मैंने बताया था, ये नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में। ठीक। अब बताओ जरा, ये जो देश हमने पढ़ा स्वीडन, और ये जो पढ़ा नाटो, इन दोनों में कोई रिलेशन बताया था क्या? इन दोनों में सर आपने कोई रिलेशन बताया था क्या? तो हाँ, दोनों में रिलेशन ये बताया गया था कि स्वीडन जो है नाटो को ज्वाइन करने वाला सबसे लेटेस्ट मेंबर है, सबसे लेटेस्ट मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर का क्या हुआ? 32वां नेशन है, 32nd नेशन है जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। तो यहाँ से अगर सवाल इस तरह से पूछता है कि नाटो के कितने मेंबर हैं, तो कितने बताओगे? 32। अगला स्टेटमेंट ये दे दिया कि नाटो का लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है क्या, तो बात कहोगे बिल्कुल सही, एग्जामिनर ने पूछी है, और एकदम टिक मार के आना, स्वीडन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये सारी चीजें यहां से याद रखना। ठीक है, इतना बहुत है कि और कुछ भी इसमें बताऊं? जब चलते चलते अगले सवाल पे चलने से पहले डेनमार्क का कैपिटल बता दो कोई जल्दी से। डेनमार्क का कैपिटल है सर कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल होता है, कोपेनहेगन। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना। क्या क्या याद रखोगे, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आराम आराम से। पहली चीज कि बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया। बुचारेस्ट कहाँ का कैपिटल है? रोमानिया का। सर्बिया का कैपिटल बेलग्राड। मैसिडोनिया का कैपिटल स्कोप्जे। फिर क्या पढ़ा हमने? डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। फिर क्या पढ़ा? यूरोपियन यूनियन के टोटल कितने मेंबर हैं? तो 27। यूरो जोन के कितने मेंबर हैं? तो 21। कितने मेंबर ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के जो यूरो जोन से बाहर हैं? तो 6। फिर यूरोपियन यूनियन बना कब था? किस ट्रीटी के थ्रू बना था? तो मैस्ट्रिच ट्रीटी 1992।
फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है नाटो। नाटो कब बना था? 1949 में। नाटो के टोटल कितने मेंबर हैं? तो सर 32 मेंबर हैं। 32 में सबसे लेटेस्ट मतलब 32वें नंबर का, 32nd नंबर का मेंबर कौन है? स्वीडन है, स्वीडन है। तो नाटो, पढ़ लें नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जरा ये बता दो, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखना, ये करंट अफेयर में डायरेक्टली नहीं तो जीएस के क्वेश्चन में, जीके के क्वेश्चन में इनडायरेक्टली काम आएगा। ये कोई मैं फालतू या बकवास नहीं कर रहा हूँ बैठ के, काम आएगा तभी बता रहा हूँ। चलो अगला सवाल। Recently, President of India has launched hashtag Skill the Nation Challenge under SOAR, Skilling for AI Readiness। जैसा कि हमने सुबह पढ़ा क्लास में, स्किल द नेशन चैलेंज क्या है? एआई के प्रति लोगों को जागरूक करना, इंडिया में एआई को और बढ़ावा देना। आपसे ये पूछा गया है कि एस ओ ए आर इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? चार मिनिस्ट्री का ऑप्शन है अपने पास। पहला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चौथा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही जवाब होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें कुछ खास गौर करने वाली चीजें हैं नहीं, बस ये देख लेना कि हैश टैग स्किल द नेशन चैलेंज जो किसके लिए है? एआई को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो सोर इनिशिएटिव है, SOAR इनिशिएटिव है, ये किसके लिए, मतलब किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगला सवाल क्या है हमारा? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट वुमेन टू स्की द साउथ पोल आफ्टर ट्रेकिंग 115 किलोमीटर इन -30 डिग्री टेम्परेचर? तो ये नाम बार 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 याद कराया गया था पिछली बार में। काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन ने 18 साल की उम्र में साउथ पोल पर जाने वाली यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं, यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई है साउथ पोल पे पहुंचने वाली। इतने हार्ड कंडीशंस को टैकल करना इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी चीज है। तो अपने को तो कोई पहाड़ भी नहीं चढ़ना है, कमरे में बैठ के पढ़ाई करनी है और वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो पहाड़ चढ़ना छोड़ दो, कम से कम ढंग से बैठ के कमरे में पढ़ाई कर लो, वही बहुत है। 17 साल की उम्र में ये यंगेस्ट यंगेस्ट इंडियन बनी थी या यंगेस्ट फीमेल बनी थी पूरे वर्ल्ड में। जो कि 7 समिट्स, इसलिए भी इनको याद किया जाता है। तो हो सकता है सवाल ये ना पूछ के ये पूछ ले कि 7 समिट पे चढ़ाई करने वाली सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने 16 साल की उम्र में, काम्या कार्तिकेयन ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, नेपाल साइड से, जो कि दुनिया के सबसे टफेस्ट माउंटेनियरिंग एडवेंचर में से एक है, नेपाल साइड से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। और ये सोचिए 16 साल की उम्र की बच्ची इस कारनामे को करती है और इंडियन सबसे यंगेस्ट इंडियन बनती है जो कि एवरेस्ट पे क्लाइंब की। तो ये तीन चीजें काम्या कार्तिकेयन के बारे में याद रखना। बार बार काम्या कार्तिकेयन का नाम आता है न्यूज में, ये इसलिए इस सवाल को बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है, इसलिए ये इस सवाल को बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। काम्या कार्तिकेयन पिछले
हमेशा पिछले 2-3 साल से हमेशा ये न्यूज में है। ठीक। चले अगले सवाल पे, इसमें अब ज्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, बस ये याद रखना कि काम्या कार्तिकेयन को किस किस लिए इनकी किस किस क्षेत्र में उपलब्धि है, या माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में इनकी क्या क्या उपलब्धि है, ये याद रखना। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपने बताया था सर पहले ही सवाल में कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या बताया था सर ने? 12 जनवरी को बताया था नेशनल यूथ डे। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको मजा आ रहा है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, तुम लोग को याद हो जाए बार बार रिपीट करने से। ठीक। चले अगले सवाल पे। जरा 1 जनवरी का इम्पोर्टेंट डे और मैंने कल बताया था, उसके बारे में किसी को याद है क्या? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सर 4 जनवरी को। 4 जनवरी को, ये भी याद रखना, एक ये इम्पोर्टेंट डे है जनवरी के महीने का। अगला सवाल, विच स्टेट वॉज कन्फर्ड बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026? विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को मिला। उत्तराखंड के गवर्नर, सुबह वाली क्लास में पढ़े होंगे, गुरमीत सिंह। और अभी थोड़ी देर सर आपने पहले बताया था, थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था कि उत्तराखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। और अगर आपसे सवाल ये पूछ देता है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ऑप्शन दे दिया 4, 5, 6, 7, तो सही ऑप्शन धड़ल्ले से 5 पे लगाएंगे, धड़ल्ले से 5 पे लगाएंगे। और अगर पूछ दिया राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो अपने आप को जहां कहीं 3 दिखे तुरंत टिक मारना है और इसी के साथ अगले सवाल पे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। देखिए जो सुबह जो सेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा देर, देखिए टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ छुपाने वाली चीज़ है नहीं। इस प्लेटफॉर्म को अभी हम लोग भी नया डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी क्लास छोटी बड़ी ऐसे हो जाएंगी चीज़ें। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय दीजिए, चीज़ें स्मूथली फ्लो में आ जाएंगी। बट इस चीज़ से एश्योर्ड रहिए बिल्कुल कि 2 सेशन तो आपको करंट अफेयर के मिलने ही मिलने हैं, जिसमें पहला सेशन करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस का होगा और दूसरा सेशन जो है वो एमसीक्यू का होगा। ये दोनों सेशन में आप साथ साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के बाद आपकी करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से यहाँ ना हो गई तो कहिएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा कोऑपरेट आप अगर करते हैं हम लोग के साथ, थोड़ा सा जुड़े रहते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते हैं, तो इसका आउटकम, आई प्रॉमिस कि इसका आउटकम इस आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो क्रैक साला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्रैक साला इंस्टाग्राम चैनल को भी क्रैक साला इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। ये इंस्टाग्राम क्यों फॉलो करना है? यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से, कुछ शॉर्ट्स रील्स वीडियोस के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक पहुँचाई जाएगी। बाकी जो भी यूट्यूब चैनल पे जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, जो भी क्लासेस स्केड्यूल होंगी, जो इस क्लासेस का नोट्स है, पीडीएफ है, जो कुछ भी मैं इस स्क्रीन पे आपके लिखता हूँ
जो ये जादू की छड़ी घुमाता हूँ, ये सब जो है ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बस लास्ट में चलते चलते इतना कहूँगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्रैकसाला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अपकमिंग 1 हफ्ते तक आपको बहुत कुछ अच्छा यहाँ से सीखने को मिलेगा। थैंक यू।